नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही। सरकार ने कहा कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसीलिए हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है। तो वहीं सरकार ने इस जवाब में मुख्य न्यायाधीश रमन्ना संतुष्ट नहीं दिखे और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जानना है कि क्या कोई भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, क्या इसका इस्तेमाल सरकार ने किया है, क्या ये कानूनी तरीके से हुआ है। अगर सरकार हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती तो हमें अंतरिम आदेश पारित करना पड़ेगा। तुषार मेहता ने कहा कि सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार अगर इसे सार्वजनिक करती है तो आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। आशंका यह भी है कि आतंकी इसे मॉडिफाई कर ट्रेनिंग से बच जाएंगे। मेहता ने आगे बताया कि केंद्र सरकार निगरानी के बारे में सभी तथ्यों को एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति के समक्ष रखने के लिए तैयार है, जो अदालत को एक रिपोर्ट दे सकती है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरे के दूसरे दिन सभी कार्यक्रमों को अचानक से रद्द कर दिया गया। बताते चले कि वो सीधे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। हालांकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम किन वजहों से रद्द हुआ अभी ये स्पष्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रविवार को रायबरेली पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रियंका गांधी का स्वागत करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। इसी दौरान कुछ कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ भी गए, जिसके बाद उन्हें यह दौरा रद्द करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी 10 सितंबर को शाम को लखनऊ पहुंची थी और उसके बाद 2 दिन तक लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। रविवार को प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंची। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बात की और उन्हें चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को दिन रात काम करने की जरूरत है। टिकट बंटवारे पर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया में संगठन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि संगठन का काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। साथ ही आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे के संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और आपको बता दें कि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाती रही है। यहीं से प्रियंका की मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में सीएम योगी ने आज विपक्ष पर करारे वार किए। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि नौकरी की नीलाम करने की कोशिश की तो उसका घर नीलाम होगा। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि साल 2017 से पहले हर गरीब को मिलने वाला राशन क्यों नहीं मिल पाता था, क्योंकि तब प्रदेश में शासन करने वाले लोग और शागिर्द माफिया गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। आज गरीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता, अगर निगला तो जेल जरूर जाएगा। हालांकि उनके ट्वीट पर लोगों ने अपनी समस्याएं गिनानी शुरू कर दी हैं। इसी के साथ ही कुछ यूजर्स ने तंज करते हुए सरकार पर लिखा और कटाक्ष किया कि एक शख्स शिव बहादुर वर्मा ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एम्बुलेंस कर्मचारियों को अवैध रूप से लगभग 5000 कर्मचारियों को निष्कासित कर नए कर्मचारियों को रख लिया गया। हम सभी 2012 से निरंतर सेवा दे रहे थे। कोरोना महामारी में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सरकार का साथ दिया। आपसे अनुरोध है कि सेवा प्रदाता को निर्देश दें। जिसके बाद लगातार लोगों के पोस्ट रोजगार को लेकर सामने आने लगे। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हुई चोरियों का खुलासा स्थानीय पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है, जिसको लेकर अब आम जनमानस में दहशत का माहौल है। पुलिस गश्त से लेकर अपराधियों में पुलिस के भय को लेकर भी काफी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं स्थानीय पुलिस लगातार इस घटनाओं के बारे में खुलासे कर हवाई दावा भी कर रही है। लोनी कटरा पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में साफ तौर पर नाकाम नजर आई। रात भर पुलिस गश्त करने के बावजूद चोरों ने विद्यालय को निशाना बनाकर नकदी समेत महत्वपूर्ण कागजातों की चोरी को अंजाम दिया। ऐसे में पहले भी अज्ञात चोरों ने ताबड़तोड़ 7 जगहों पर चोरी की थी और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर सभी घटनाओं की छानबीन शुरू कर दी है।
इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन पंजाब में बहुत प्रभावी है और पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को हवा देती रही। ऐसे में आंदोलन का समर्थन करती रही और अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान संगठनों की खिंचाई की है। पंजाब को हुए आर्थिक नुकसान के लिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान संगठनों पर बरस रहे हैं। बता दें कि कैप्टन ने किसान संगठनों की खिंचाई करते हुए सीधे शब्दों में कहा और दो टूक कह दिया कि पंजाब सरकार के समर्थन के कारण ही वो दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि आप हरियाणा और दिल्ली में जो चाहते हैं वो करें, लेकिन आप पंजाब को हो रहे नुकसान की वजह क्यों बन रहे हैं। पंजाब के अलग अलग स्थानों पर हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खासा नाराजगी जाहिर की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हरियाणा और दिल्ली के अलावा अकेले पंजाब में ही किसान 113 जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैप्टन ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की और आपको बता दें कि ये साफ संकेत भी दिए गए कि इनके समर्थन से ही किसान संगठन दिल्ली में बैठे हैं। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब को व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन भी प्रभावित हुआ है और इसी के साथ ही बताते चलें कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब में भी व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है और प्रदेश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मोबाइल ऑनलाइन वीडियो गेम फ्री फायर के जानलेवा जुनून का शिकार होकर हुगली के एक हायर सेकेंडरी के एक छात्र ने अपनी जान दे दी है। मृतक छात्र का नाम शुभदीप घोषाल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 21 साल थी। यह घटना पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की है, जहां मृतक छात्र ने अपने पिता को बताया कि 2 साल पहले जब उसने अच्छे नंबरों से माध्यमिक परीक्षा पास की थी तो बच्चे के पिता को अपने बेटे पर पुरस्कार स्वरूप एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन उन्हें गिफ्ट में दिया था। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार के कारण बच्चों और छात्रों के एकमात्र मनोरंजन का जरिया मोबाइल फोन बनकर रह गया और उसी के दौरान पिता ने बताया कि परिवार वालों ने भी कहा कि मोबाइल खरीदने के बाद से ही शुभदीप ने धीरे धीरे अपने दोस्तों, सगे संबंधी और परिवार से मिलना जुलना एकदम बंद कर दिया। मोबाइल गेम फ्री फायर की दीवानगी उस पर इस कदर चढ़ती गई कि वो देर रात तक जागकर मोबाइल गेम खेला करता था और दिन के समय दोपहर तक सोता था। इस जानलेवा गेम के चक्कर में वो धीरे धीरे मानसिक रूप से अवसादग्रस्त भी होता चला गया। ऐसे में परिवार वालों के लाख मना करने पर भी उसने एक ना सुनी और रात में वो समय पर माता पिता के साथ डिनर करके अपने कमरे में चला गया। लेकिन सुबह होने पर उसके कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाने पर भी और पुकारने पर भी जब नहीं खुला तो परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए। अंदर देखा तो शुभदीप पंखे की सीलिंग से झूलता हुआ नजर आया। शुभदीप के परिवार में 2 भाई बहन और एक माता पिता के साथ ही शुभदीप के पिता पेशे से किसान है। और तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में त्राहिमाम मचाया है, सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर क्यों विश्व के अन्य देश इस विकराल परिस्थिति पर कुछ नहीं बोल रहे। आखिर कैसे विश्व शक्तियां मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा देख सकती हैं। लेकिन अब पहली बार सऊदी अरब का तालिबान पर बयान सामने आया है। क्या कहा सऊदी अरब ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान और सभी पक्ष शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। प्रिंस फैजल ने कहा, सऊदी अरब उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार सही दिशा में काम करेगी और लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाएगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अब अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की उम्मीद करता है। आपको बताते चले, सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार प्रिंस फैजल ने कहा कि उनका मुल्क अफगान जनता की मदद करना जारी रखेगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह बात दोहराई कि इस मुश्किल वक्त में वो अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं। प्रिंस फैजल ने कहा कि सऊदी अरब अफगानिस्तान को संकट से निकालने में हर संभव प्रयास करेगा।
प्रिंस ने यह बयान अफगानिस्तान पर आयोजित एक वर्चुअल बैठक में दिया। तालिबान ने, आपको बताते चले, अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। इस सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री और अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। उस वक्त 3 देश सऊदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वैधता को स्वीकार कर लिया था। तालिबान ने इस दौर में ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में चल रहे चरमपंथी संगठन अल-कायदा को अपने यहाँ पनपने दिया। इस संगठन को साल 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार माना गया, जिसमें कुछ बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई थी और करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। आज की तारीख में तालिबान खुद को सही मायनों में अफगानिस्तान के इस्लामी शासक के रूप में देख रहा है और वो चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे इसी पहचान के साथ स्वीकृति मिले। सऊदी अरब ओसामा बिन लादेन का अपना मुल्क था। अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की मौत के 7 साल बाद 2018 में उनकी मां ने पहली बार अपने बेटे के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। आलिया गानेम ने ब्रितानी अखबार द गार्डियन को सऊदी अरब के जेद्दाह में स्थित अपने खानदानी घर पर इंटरव्यू दिया था। आलिया ने अखबार को बताया था कि उनका बेटा बचपन में शर्मीला और अच्छा बच्चा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में ब्रेन वॉश करके उसके विचार बदल दिए गए थे। परिवार का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार साल 1999 में बिन लादेन को अफगानिस्तान में देखा था। यह 9/11 की घटना से 2 साल पहले की बात है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि शुरू में वह सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में आया था, ऐसा परिवार का कहना है, लेकिन साल 1999 तक उनकी पहचान पूरी दुनिया में संदिग्ध चरमपंथी की बन चुकी थी। आलिया से पूछा गया था, जब उन्हें अपने बेटे की जिहादी लड़ाका बनने का पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था। इसके जवाब में उन्होंने अखबार को बताया था कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं ऐसा कतई नहीं होने देना चाहती थी। वो कैसे सब बर्बाद कर सकता था। उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ाई करते समय उनका बेटा मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के संपर्क में आ गया था, जो उस समय एक तरह का पंथ बन गया था। बिन लादेन का परिवार सऊदी अरब के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। इस परिवार ने निर्माण के कारोबार से संपत्ति जोड़ी। बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन ने आलिया गानेम को ओसामा के जन्म के 3 साल बाद तलाक दिया था। अवाद बिन लादेन के 50 से ज्यादा बच्चे हैं। परिवार का कहना था कि 9/11 हमलों के बाद सऊदी सरकार ने उनसे पूछताछ की थी और उनके आने जाने पर भी पाबंदियां लगा दी थी। पत्रकार मार्टिन चुलो ने लिखा था कि उनके विचार से सऊदी अरब के प्रशासन ने उन्हें इसलिए आलिया गानेम से बात करने की इजाजत दी क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को लगता था कि इससे दिखाने में मदद मिलेगी कि अल-कायदा के पूर्व नेता बहिष्कृत थे, न कि सरकारी एजेंट। बिन लादेन के 2 भाई हसन और अहमद भी इस इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये सऊदी अरब की एक सोची समझी रणनीति थी। उसके बाद उनके दोनों बेटे ने उन्होंने कहा था कि जब उन्हें 9/11 हमलों में ओसामा की भूमिका होने का पता चला तब वे सन्न रह गए। अहमद ने याद करते हुए कहा था कि घर के हर छोटे बड़े सदस्य को उन पर शर्म आ रही थी। हम सब जानते थे कि हमें इसके भयानक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हमारे परिवार के सभी सदस्य दुनिया में जहां भी थे वहां से सऊदी लौट आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मां 9/11 हमलों के इतने सालों बाद भी ओसामा बिन लादेन की बजाय उनके साथ के लोगों को जिम्मेदार मानती है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।